हेलो भाई, नमस्कार। ठीक है। तो बायोलॉजी का जो वार्षिक का पेपर है 11वीं कक्षा का, और उसके ऊपर अपन बात करेंगे पेपर के अंदर प्रश्न किस किस प्रकार के आए थे। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बायोलॉजी का वार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है। और इस पेपर के अंतर्गत बायोलॉजी के कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनका उत्तर क्या होगा, है ना। आप अपन इसके ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे और उसके मैं उत्तर बताऊंगा आपको, है ना। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में जो रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है ना, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। ये वार्षिक जो आपके पास ये पेपर था ना, तो ये पेपर था आपके पास, तो वार्षिक परीक्षा वाला। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आए थे वो बात करेंगे। ठीक है। अब इसमें पहला प्रश्न आपको क्या पूछ रहा था कि पहला प्रश्न पूछ रहा था कि वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिनमें मौलिक समानता होती है ना, उसे क्या कहते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिनमें मौलिक समानता होती है उसे क्या कहते हैं। अब देखो, मैंने बताया था ना, जिसके अंदर मौलिक समानता होती है, जिससे अलग अलग वर्ग बताए थे, उसमें अलग अलग प्रकार के वर्ग थे जैसे, है ना। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले इसका राइट उत्तर आप बताने की कोशिश करोगे कि चारों ऑप्शन में से आपने कौन सा राइट किया है, कमेंट करके बताओगे कि आपने कौन सा राइट किया है। ठीक है। तो मैं इतनी बताता रहता हूँ कि इससे ना, तो वर्गीय अध्ययन में जो जीवों के वर्ग थे ना, जीवों के वर्ग कौन कौन से थे आपको मैंने बताए थे। जीवों के वर्ग थे ना, जाति थी आपके, है ना। जाति के बाद में कुल था, सॉरी जाति के बाद वंश था ना, वंश था, है ना। वंश के बाद में क्या पढ़ाया, मैंने बताया था, कुल बताया था। ठीक है। कुल के बाद में क्या था, गण था आपका। गण के बाद में क्या था, वर्ग था। वर्ग के बाद में क्या था आपका, संघ था। तो संघ के बाद में क्या आया था आपका, जगत आया था। तो ये जो आपको पता है कि सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, आपकी जाति होती है ना। तो जीव जगत की जो सबसे छोटी इकाई होती है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीव जगत की सबसे छोटी इकाई क्या होती है ना, तो आप बताते हैं कि जाति सबसे छोटी इकाई है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है ना, तो वर्गीय के अध्ययन में जीवों के वर्ग, है ना, इतने भी वर्ग अलग अलग बना रखे हैं जिसमें मौलिक समानता होती है। जैसे यहाँ पे जाति है, तो जाति के अंदर सभी जीवों की समानता होगी कुछ ना कुछ। उसके बाद में यहाँ पे वंश आता है, तो वंश के अंदर भी अलग अलग समानता होगी। तो इन पद अनुक्रमों को क्या बोला है ना, जिसके अंदर मौलिक समानता होती है उसको अपन क्या नाम देते हैं, तो इसको अपन नाम देते हैं टेक्सा। क्या देते हैं, इन सभी पदों को अपन क्या बोलते हैं, टेक्सा बोलते हैं। ठीक है। आपको याद रखना, ये पद जाति वंश कुल वर्ग जितने भी अलग अलग प्रकार के वर्ग होते हैं जिसके अंदर मौलिक समानता होती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, टेक्सा बोलेंगे। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो टेक्सा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। तो आपने, आई होप ये प्रश्न राइट किया होगा। ठीक है। आप अगर कमेंट करके बताना कि आपने पहले प्रश्न के अंदर कौन सा राइट किया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड प्रश्न क्या पूछ रहा था आपका ना, सेकंड प्रश्न क्या पूछा था कि निम्न में से प्रोकैरियोटिक जगत है। देखो आपको प्रोकैरियोटिक जगत बताया था जो आर एस व्हिटेकर है ना, तो आर एस व्हिटेकर ने, आप जानते हो ना आर एस व्हिटेकर था, तो आर एस व्हिटेकर ने क्या किया था कि 5 जगत प्रणाली दी थी ना। 5 जगत कौन कौन से थे, सबसे पहला उन्होंने बताया था मोनेरा जगत। कौन सा जगत बताया था, मोनेरा। मोनेरा के बाद में कौन सा बताया था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत है ना। प्रोटिस्टा के बाद में कौन सा बताया था, फंजाई बताया था। फंजाई के बाद में बताया था प्लांटी। प्लांटी या पादप जगत है ना, प्लांटी या पादप जगत बताया था। और उसके बाद में उसने क्या, कौन सा जगत बताया था आपका, जंतु जगत है ना। जंतु जगत यहाँ एनिमिलिया जगत बताया था। तो 5 जगत बताए थे, आर एस व्हिटेकर ने बताए थे। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना। उसके बाद में देखो, ये जो इसमें से बाकी 4 है ना, यहाँ से यहाँ तक के, ये सबके अंदर किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो प्रोटिस्टा से लेकर जंतु तक ये सभी के अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है। कौन सी कोशिका होती है, तो इनके अंदर होती है यूकैरियोटिक होती है। कौन सी होती है, यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक प्रकार की सेल होती है। तो केवल जो मोनेरा जगत होता है ना, तो मोनेरा जगत के अंतर्गत केवल कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से प्रोकैरियोटिक जगत कौन सा है, तो प्रोकैरियोटिक जगत कौन सा था आपका, मोनेरा जगत है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या था आपका, मोनेरा जगत था, वो प्रोकैरियोटिक जगत था। ठीक है। आपने भी ये प्रश्न राइट किया होगा, तो इसका स इज द करेक्ट आंसर है ना, तो स नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब आगे देखो आप इस प्रकार से, यहाँ पे क्या दिया था कि रोडोफाइसी किस प्रकार का सेवाल है। क्या प्रश्न पूछा था कि रोडोफाइसी किस प्रकार का सेवाल है, तो आपको बताना रोडो है ना, रोडो मैंने बताया था, रोडो से लाल होता है ना। तो रोडोफाइसी किस प्रकार का सेवाल है, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, लाल होगा। ठीक है। देखो बुरा सेवाल क्योफाइसी के अंतर्गत आता है ना, याद रखना आपको, क्योफाइसी रोडोफाइसी आपने पढ़ा था ना। तो रोडोफाइसी किसके अंतर्गत आता है, तो लाल सेवाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब इसके बाद में और प्रश्न क्या था, प्रश्न था सोता है ना, बिले का चौथा प्रश्न था कि श्वसन मूल पाई जाती है। अब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा कि श्वसन मूल कहाँ पर पाई जाती है, तो श्वसन मूल कहाँ पे पाई जाती है, तो आपके सामने ऑप्शन थे पीपल, आम, राइजोफोरा और बोगनविलिया है ना। तो आप दोनों के अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा था, राइजोफोरा। क्या था, राइजोफोरा। राइजोफोरा के अंदर क्या होती है कि श्वसन मूल पाई जाती है ना, श्वसन जो रूट होती है, रिस्पिरेशन रूट होती है, वो कहाँ पर पाई जाती है, आपकी राइजोफोरा के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा प्रश्न था, इसके बाद में था ग्लाइकोसिस क्रिया का अंतिम उत्पादन क्या है। देखो ग्लाइकोसिस की एक पूरा चक्र होता है और उसका जो अंतिम अंतिम उत्पाद बनता है ना, ग्लाइकोसिस के जो अंतिम उत्पाद बनता है वो पाइरुवेट होता है। क्या होता है, पाइरुवेट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसिस क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या बनता है, देखो ग्लूकोज तो पहले बनता है ना, ग्लूकोज नहीं होगा, लेकिन इसका जो अंतिम लास्ट में जो उत्पाद बनता है वो कौन सा बनता है, पाइरुवेट उत्पाद बनता है। क्या बनता है आपका, पाइरुवेट। 5वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सब ऑप्शन राइट हो जाएगा, पाइरुवेट। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
आपका जो प्रश्न नंबर पहले का ना, पहले का जो प्रश्न नंबर छठा था, पहले का जो प्रश्न नंबर छठा था, इसमें क्या पूछा था कि गैसीय पादप हार्मोन्स कौन सा है। आप याद रखना, इसमें से आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं और आपको कमेंट करके बताना सबसे पहले कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गैसीय पादप हार्मोन्स कौन से होंगे। आप देख सकते हैं ना, F6 एसिड है, ऑक्सीजन है, एथिलीन है और साइटोकाइनिन है। आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका आपको राइट आंसर होता है। अब देखो है ना यहाँ पे, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा आप बताएंगे। ठीक है, तो मैं आपका इसको राइट आंसर बताता है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, गैसीय पादप हार्मोन्स की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर एथिलीन आएगा। ठीक है, अब एथिलीन की बात करते हैं, ये कहाँ होता है, ये ना ये एथिलीन होता है आपका, ये जो पके हुए फल होते हैं ना, कौन से फल होते हैं, पके हुए फलों से निकलने वाला हार्मोन है। पके हुए ना, जो पके हुए फल होते हैं उन फलों से निकलने वाला क्या है आपका हार्मोन्स है। पके हुए फलों से निकलने वाला एक प्रकार का क्या है, गैसीय हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, गैसीय हार्मोन्स है। ठीक है, तो पके हुए फलों से निकलने वाला कौन सा हार्मोन है, गैसीय हार्मोन्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, ये पके हुए फलों से निकलने वाला गैसीय हार्मोन होता है। प्रश्न नंबर जो 7वां था, पहले का 4वां था ना, जटिल भोजन को सरल भोजन में परिवर्तित करना क्या कहलाता है। प्रश्न है ना, देखो भोजन की बात की है तो भोजन कहाँ से आएगा। देखो आप इसमें ऑप्शन क्या दे रहे हैं कि उत्तेजन, पाचन, श्वसन और परिवहन। ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो सबसे पहले उत्तेजन होता है। उत्तेजन का मतलब क्या होता है, उत्तेजन का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना, उनको बाहर त्यागना, क्या कहलाएगा, उत्तेजन कहलाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे विषैले पदार्थ बनते हैं जिसको बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब श्वसन की बात करते हैं, श्वसन क्या होता है, श्वसन की आप जानते हैं रिस्पिरेशन है ना, तो श्वसन क्या होता है, हम अपनी अपने अंदर क्या लेते हैं, जिससे ना नाक के द्वारा क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, इसमें फेफड़ों की अहम भूमिका रहती है, साथ में है ना आपकी नाक की भूमिका रहती है। तो ये श्वसन वाला भी हो सकता है। परिवहन क्या होता है, देखो आपके बॉडी के अंदर क्या होता है, रक्त का परिवहन होता है। ठीक है, सभी प्रकार के, तो यहाँ पे देख सकते हो तो ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, परिवहन वाला भी हो सकता है, श्वसन भी हो सकता है और उत्तेजन भी हो सकता है। तो आपका बताना है भोजन, जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना क्या कहलाएगा, पाचन कहलाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही गए इसके अंदर है ना, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने करवाए इसमें से कितने सही गए और कितने गलत गए। अब यहाँ पे देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। रक्त में पाए जाने वाले लाल रंग के लोड युक्त वर्णक का नाम है, हमारे ब्लड है ना, तो ब्लड के अंदर पाए जाने वाले लाल रक्त के जो वर्णक है तो कौन सा होता है, आपके ब्लड के अंदर कौन सा ब्लड होता है ना, तो ब्लड के अंदर जो लाल रंग होता है, आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर जो लाल रंग होता है वो किसके कारण से होता है। अब इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है हेमोसाइनिन, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोफिल पादपों के अंदर होता है, अर्थात पादपों के अंदर होता है। तो ये जैसे गलत हो जाएगा, रक्त के बात कहाँ किसकी कर रहा है, रक्त की बात कर रहा है, तो क्लोरोफिल ऑप्शन आपका वैसे गलत हो जाएगा। और साथ में उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकते क्योंकि ये वाला गलत है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं और आपको पता है, क्या पता है कि ब्लड जो लाल रंग का होता है वो किसके कारण से होता है, वो आपका होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारे लाल रक्त का रंग होता है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब ये इसका राइट आंसर हो गया। अब देखो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह की बात कर रहा है। देखो आपके सामने ऑप्शन दे रखे, आपको इसे कमेंट में बताना कि ए है, बी है, ए बी या ओ। अब देखो सर्वदाता रक्त समूह की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। किसकी बात करते हैं, ब्लड ग्रुप की। तो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप हमारे अंदर कौन कौन से होते हैं, एक तो ए होता है, बी होता है और साथ में क्या होता है, ए बी होता है और एक कौन सा होता है, ओ होता है। 7 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, ए भी होता है, बी भी होता है, ए बी ओ। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर 7 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये होगा वो अलग अलग हो सकता है, किसी के अंदर बी हो सकता है, किसी के अंदर ए भी हो सकता है, तो किसी के अंदर ओ भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं लेने की ना, तो किस किस का मतलब ये ले सकते हैं। अगर मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किसका ले सकता, मतलब किस, अगर मेरे अंदर ब्लड की कमी है ना, रक्त की कमी है तो मैं किसका रक्त ले सकता हूँ। अगर मेरे अंदर कौन सा, मेरे अंदर ए है, ठीक है, तो मैं किसका रक्त ले सकता हूँ, मतलब दूसरा व्यक्ति है अगर उसका रक्त कैसा होगा तो मैं ले सकता हूँ। अगर मेरा रक्त लेने की बात करते हैं ना तो आप ले सकते हैं, तो लेने की बात करता हूँ तो ये वाला केवल किसका ले सकता है, ये वाला ए का भी ले सकता है, अगर जिसका ओ है ओ वाले को भी ले सकता है। अगर मेरे अंदर ए है और किसी और का ओ है तो मुझे रक्त की कमी है तो मैं दूसरे के ओ ग्रुप वाला भी ले सकता हूँ। साथ में अगर मेरे सेम जैसा अगर उसके पास ब्लड ग्रुप है तो उसको भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे बी की बात करते हैं तो बी का भी स्वयं का भी ले सकता है। अगर बी सेम है किसी के पास ब्लड ग्रुप वो ले सकता है, वो ओ का भी ले सकता है। अब ए बी की बात करते हैं, ए बी केवल ए बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। ठीक है, ए बी का अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है
और उसको रक्त की कमी है तो वो ए बी का ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। अब ओ की बात करता है तो ओ केवल और केवल ओ का रक्त समूह ही ले सकता है, ठीक है। अब देख सकते हैं प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे, सर्वदाता, दाता मतलब देने वाला कौन है, सबको दे सकता है। अब देखो ओ यहाँ पर भी, ओ यहाँ पर भी, ओ यहाँ पर, ओ यहाँ पर, मतलब ये ओ समूह है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। मतलब क्या हो गया, ये यूनिवर्सल डोनर हो गया। और क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर की बात करते हैं, मतलब सर्वदाता की बात करें, किसकी बात करते हैं, सर्वदाता, है ना। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा हो जाएगा आपका, तो सर्वदाता जो रक्त समूह हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ओ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा द। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। और सर्वदाता रक्त समूह किसको बोलते हैं, ओ को बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ए बी, अब लेने की बात करते हैं ना, देने की बात करें, ओ केवल किसका ले सकता है, तो ओ का ही ले सकता है। अब किस को दे सकता है ना, तो ब्लड ग्रुप किस को और दे सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर किसी के पास भी ए है, अगर उसको किसी को देना है, देने की बात करता है तो ए किसको दे सकता है, तो ए तो सबसे पहले ए बी की बात करते हैं ना, तो ए बी को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है ना, अगर मान लो मेरा ए बी है तो मैं ओ वाले का भी ले सकता हूँ, ए का भी ले सकता हूँ, बी का भी ले सकता हूँ। तो सर्वग्राही मतलब ये सब का रक्त समूह ग्रहण कर सकता है। ग्राही का मतलब है ना ग्रहण करना, दाता का मतलब देना, तो वो सबको दे सकता है। अब देखो वो दिखाई देता है आपको जीरो जैसा, कि जीरो है, जीरो चीज है लेकिन बहुत काम का, हर किसी को देने का काम करता है। और इतना बड़ा होकर ए बी क्या करता है, लेने का काम करता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। इसलिए ए बी किसका ले सकता है, ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है और ओ का भी ले सकता है। मतलब सारों ब्लड ग्रुप को ले सकता है। और एक किसको दे सकता है, तो ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, साथ में ओ को भी दे सकता है। मतलब ये क्या करता है, इनको दे सकता है और ये सबका ले सकता है, ये ले सकता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपको आपके सामने प्रश्न नेक्स्ट है ना, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि उत्सर्जन की इकाई क्या है। क्या है उत्सर्जन की इकाई, देखो आपको मैंने पढ़ाया था उत्सर्जन वाला है ना। तो उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर से क्या करना, अपशिष्ट को, अपशिष्ट जो मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करना, पदार्थ को त्यागना, त्यागना मतलब बॉडी से बाहर निकालना, क्या कहलाएगा आपका उत्सर्जन कहलाएगा। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी इकाई होती है, वो क्या होती है, तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे जो मनुष्य की बात करते हैं ना, तो इसमें किसका फिल्टर होता है, यूरिन है ना। तो यूरिन बाहर नहीं, उत्सर्जित पदार्थ के रूप में कौन बाहर निकलता है, यूरिन बाहर निकलता है। मतलब जो यूरिया होता है ना आपकी बॉडी के अंदर, यूरिया होता है वो मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। और इसका जो मुख्य काम होता है, जिसकी जो इकाई होती है, आपको पता है किडनी होती है ना, या किडनी होती है। और इस किडनी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे यहाँ पे किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं और उन नेफ्रॉनों को अपन क्या कहेंगे, उन नेफ्रॉनों को कहेंगे उत्सर्जन की इकाई कहेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है, नेफ्रॉन, ठीक है। इसमें यहाँ पे किडनी दे रखा है, मूत्रवाहिनी दे रखी है, मूत्राशय दे रखा है। तो ये ना किडनी है, किडनी की बात करिए, किडनी आपकी है ना, किडनी है, किडनी हो सकता है, ठीक है। अब किडनी से क्या होता है, देखो यहाँ पे मूत्रवाहिनी है, तो ये वाला भाग है ना आपका, तो मूत्राशय है, ठीक है। इसके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी उत्सर्जन की यूनिट्स होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अपन उन प्रश्नों के जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, ठीक है। तो रिक्त स्थान वाले आपके जो प्रश्न थे उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आ जाएगा, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो अगला जो प्रश्न था वो क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का प्रश्न हो जाता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला था वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद में आपके यहाँ पे 4 प्रश्न कैसे थे, आपके रिक्त स्थान वाले थे, ठीक है। और इसका आपको राइट आंसर बताना था। तो देखो इसमें क्या था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न इसका था कि यहाँ पे प्रश्न पहला क्या पूछा आपको कि पुष्प एक रूपांतरित क्या है, प्रोह या पर्ण है। आपको पता है कि जो पुष्प होता है वो एक प्रकार का रूपांतरित क्या होता है, पुष्प, आपको पता है ना पुष्प, पुष्प क्या है, तो पुष्प एक प्रकार का क्या है, रूपांतरित प्रोह है, क्या है, रूपांतरित प्रोह है, ठीक है। पर्ण नहीं है, ये रूपांतरित प्रोह है, जहाँ पे क्या लगता है आपका पुष्प लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोह, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोह। तो पुष्प क्या है आपका, पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित प्रोह है, ठीक है। आपको इसमें राइट आंसर आपने ये भी इसका राइट आंसर किया होगा, ठीक है। तो आपने कौन सा इसमें राइट किया आप कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद में आरबीसी एक प्रकार का केंद्र युक्त या केंद्र विहीन है ना कोशिका है। आपको पता है आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल होती है,
इस एकमात्र एक ऐसी कोशिका है हमारे शरीर की, एक ऐसी कोशिका है ये, एक ऐसी कोशिका जिनमें क्या नहीं होता है, जिनमें केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? जिनमें केंद्रक नहीं होता है। अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाए ना, नहीं होता है, तो आपको इसका उत्तर बताना। हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी कोशिका कौन सी है जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता, मतलब केंद्रक विहीन होती है, तो कौन सी होगी आपको पता है ना? आरबीसी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी, रेड ब्लड सेल होती है जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है ना, केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक विहीन होती है। कैसी होती है ये? आपकी होती है केंद्रक विहीन होती है। ठीक है, केंद्रक विहीन। हमारे आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, केंद्रक हमारे आरबीसी में नहीं पाया जाता। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या था? मनुष्य का कपाल कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है? आप कमेंट में बताओगे। हमारा जो कपाल है ना, हमारे जो कपाल है ना, कितने अस्थियों से मिलकर बना होता है हमारी खोपड़ी? अरे कितने अस्थियों से मिलकर बनी होती है? आपको इसका राइट आंसर बताना। इससे मिलकर बनी होती क्या? हमारी जो कपाल है, तो कपाल है, तो ये कपाल कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? आपको याद रखना, कपाल कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? 22 अस्थियों से मिलकर बना होता है। कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? 22 अस्थियों से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22। इसका 22 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 से नहीं मिलकर बना होता, 22 से मिलकर बना होता है हमारे जो कपाल होता है। ठीक है, याद रखना 22 अस्थियां होती है, तो 22 अस्थियों से मिलकर क्या बना होता है? आपका मनुष्य का कपाल बना होता है। ठीक है, अब आपने 14 प्रश्न का उत्तर क्या बताया होगा? इसमें जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा होता है या मेरुरज्जु के द्वारा होता है? हमारी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, तो इसका जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो हमारी जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, तो इनका जो नियंत्रण होता है ना, तो नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है, इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है, मेरुरज्जु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु के द्वारा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेरुरज्जु। ठीक है, हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, इनके द्वारा हमारी प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। ठीक है, मस्तिष्क नहीं होगा, इसका मेरुरज्जु होगा। ठीक है, ये हो गया आपके रिक्त स्थान के 7 प्रश्न थे। वो 7 प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार है। अब अपन बात करेंगे ना 1 नंबर के जो प्रश्न पूछे गए थे उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप देखो मैं 1 नंबर के जो प्रश्न थे उनके एक एक के उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी मोटिवेशनल कोड के साथ में क्वेश्चन नंबर तीसरे को सोल्व करेंगे और इसका राइट आंसर आपको बताते जाना है। इसमें आपने कौन कौन सा उत्तर लिखा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा पूछा गया था। ठीक है, और तीसरे क्वेश्चन के अंदर प्रश्न, इसके अंदर भी आपके 6 प्रश्न थे ना, तीसरे प्रश्न के अंदर 6 प्रश्न थे। और पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा था? पहला प्रश्न क्या पूछा था? पहला प्रश्न पूछा था कि कोशिका में पाए जाने वाले 2 न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से है ना। तो मैंने ये प्रश्न लिख लिया है। प्रश्न क्या पूछा था? देखो पहला प्रश्न क्या था ना, तीसरे का पहला प्रश्न था कोशिका में पाए जाने वाले 2 न्यूक्लिक अम्ल बताने थे आपको। प्रश्न क्या कह रहा था कि कोशिका में पाए जाने वाले 2 न्यूक्लिक अम्लों का नाम लिखो। अरे है ना, आपको पता है हमारे अंदर कौन कौन से कोशिका है ना, हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर सेल होती है और इन कोशिकाओं के अंदर 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं, है ना। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड होते हैं? नाम पता होगा आपको। 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर 2 न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक तो होता है आपका क्या होता है? डीएनए होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? आरएनए होता है। और ये आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। ठीक है, ये आनुवांशिक पदार्थ तो होता है। ठीक है, आपका जो डीएनए होता है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, और इसका राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, आरएनए, आरएनए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए 1 आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड आपको हमारे कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब प्रश्न दूसरा क्या पूछा था कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? कौन सा संघ होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा संघ पूछा है। संघ मतलब क्या पूछा? डिवीजन, है ना। डिवीजन मतलब पूछा इसका फाइलम। सबसे बड़ा जो फाइलम होगा वो कौन सा होगा? हमारे बॉडी के सॉरी जी प्राणी जगत है ना, प्राणी जगत की बात करते हैं। और प्राणी जगत के अंदर जो सबसे बड़ा संघ होता है वो कौन सा संघ होता है? देखो आपको पता है ना, जिसके अंदर इंसेक्ट होते हैं, है ना, जिससे कीट वगैरह होते हैं, तो कौन सा होगा? सबसे बड़ा संघ होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑर्थोपोडा। क्या होगा?
ऑर्थोगोनल, ठीक है। आपको इसमें क्या क्या देखो कीट देखना, कीट वगैरह देखने को मिलते हैं। तो ऑर्थोगोनल जो संघ होता है हमारे प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो संघ होता है वो कौन सा होता है आपका ऑर्थोगोनल है ना। इसके अंदर अंतर्गत बहुत अधिक जीव होते हैं। किसकी बात की, प्राणी जगत की बात की। तो देखो यहाँ पे ना प्रश्न आपके डाउट होते होंगे, प्राणी जगत का है ना, किसकी बात की यहाँ पे, प्राणी जगत की बात की है। मतलब प्राणी जगत का सबसे बड़ा जो संघ होता है वो कौन सा होता है, ऑर्थोगोनल होता है। अगर आपसे पूछा जाए, प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जगत कौन सा, सबसे बड़ा किंगडम, आपको कमेंट में लिखना है कि सबसे बड़ा जगत कौन सा है ना। सबसे बड़ा कौन सा जगत है, सबसे बड़ा कौन सा किंगडम है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बड़ा किंगडम कौन सा है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, वसंतीकरण किसे कहते हैं। प्रश्न क्या था, वसंतीकरण किसे कहते हैं। वसंतीकरण का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ना जो लो टेम्परेचर होता है और लो टेम्परेचर पर जो क्या होता है प्लांट्स होते हैं ना, तो लो टेम्परेचर पर जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो पुष्पन की क्रिया संपन्न करवाना क्या कहलाएगा, वसंतीकरण कहलाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी मैं इसका उत्तर लिख के बताता हूँ, सिर्फ है ना, क्या हो जाएगा, ठीक है। कम तापमान पौधों में पुष्पन की क्रिया करवाना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका वसंतीकरण कहलाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो जगत की बात करते हैं वो कौन सा जगत है, आपके अंदर आ जाएगा मोनेरा जगत। और मोनेरा जगत के अंदर क्या आता है, इसके अंदर जो आता है बैक्टीरिया ना, क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया ना। तो बैक्टीरिया सभी इसके अंतर्गत, जो बैक्टीरिया जितने बैक्टीरिया आता है वो मोनेरा जगत के अंतर्गत आता है। और ये मात्र एक ऐसा जगत है जिसके अंदर कोशिका का जो प्रकार होगा वो क्या कैसा होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, है ना। जिसके अंदर कोशिका झिल्ली रहित कोशिका होती है, लेकिन कैसी रहते हैं, केंद्रक रहित है ना, केंद्रक झिल्ली रहित जो होती है वो कोशिका होती है इसके अंतर्गत, मोनेरा जगत के अंतर्गत, आपको याद रखना है इसे। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो चौथा प्रश्न था वो क्या था, चौथा प्रश्न में एक बार सब प्रश्न को लिखता है ना, सही प्रश्न को मैं एक बार लिख लूँ और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। हाँ, तो आपको इस प्रकार के जो प्रश्न थे ना, अगला प्रश्न कौन सा था, चौथा था, मानव दंत सूत्र लिखिए। क्या लिखना था आपको, मानव के दंत सूत्र है ना, आपके दांत के सूत्र लिखिए। आपको बताना कौन कौन से होते दांत होते हैं आपके, आपके अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं ना, रदनक, सवर्णक, अग्र सवर्णक और कृत्रिम, है ना। तो यहाँ पे देखो है ना, कृतक, रदनक आपके, ठीक है। दांत के कितने प्रकार के होते हैं, दांत सूत्र लिखना है, ठीक है आपको। एक तो होता है कृतक होता है, रदनक होता है और अग्र सवर्णक होते हैं और सवर्णक होते हैं, ठीक है। 4 प्रकार के आपके अंदर दांत के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार बोलो, कृतक, रदनक, अग्र सवर्णक और सवर्णक होते हैं। अब देखो इसमें से ना, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, जो कृतक दांत होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है, कुल 8 होती है ना। देखो 8, इनकी संख्या कितनी होती है, कुल 8 होती है, ठीक है। इसकी 4 होती है, इसकी 8 होती है और इसकी होती है 12 होती है, ठीक है। अब कैसे कैसे होती है, इनकी संख्या सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना, यहाँ पे अपन बात करेंगे इसके जो दांत सूत्र है ना, तो दो रदनक की बात करते, कृतक की बात करते हैं ना, जो काटने वाला होता है ना, तो दोनों तरफ से होते हैं, 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, मतलब दोनों तरफ 2 होते हैं, 4 होते हैं और 4 4 8 होते हैं, ऊपर और नीचे मिलकर 8 होते हैं ना। तो इसका जो होगा 2 2 का जोड़ा रहेगा, ठीक है। 2 का मतलब जोड़ा कैसे रहेगा, देखो है ना, एक बार आपके जो दांत होते हैं ना, कृतक जो काटने वाला होता है, किसी को काटते हैं, तो कृतक जो दांत होते हैं उसकी उसको इसके लिए 2 लिखेंगे ना। 2 का मतलब क्या होता है, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 का डबल है ना, 2 का डबल कितना हो गया 4, 2 का डबल कितना हो गया 4, 8 4 4 8 हो गए। इसी प्रकार से रदनक की बात करता है, एक ऊपर रहता है एक नीचे रहता है ना, मतलब और इनका डबल होता है, तो यहाँ पे 2 2 4 हो गए। तो इस प्रकार सबके इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अब इसका जो दंत सूत्र आएगा वो आएगा आपका, किस कैसे करोगे ना, लिखोगे कैसे, दंत सूत्र कैसे आप करोगे, है ना। 21 21 23, है ना, 21 23 अगली जगह 21 23 है ना। दंत सूत्र इसका आएगा 21 23 बटे 21 23 गुणा 2, ये हो गया आपका दंत सूत्र हो गया। तो 2 देखो यहाँ पे ना 21 23 2 2 4 हो जाएंगे, देखो इसको इस प्रकार 2 2 4 4 का और 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 1 2 2 का 4 हो जाएगा, 2 2 4 इसका 8 हो जाएगा, 3 3 3 3 कितना होगा 6 6 का डबल कितना होगा 12 हो गया। इस प्रकार से इसका दंत सूत्र होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास में वो ये वाला हो जाएगा, है ना।
ये आंसर आपको लिखना था इसके अंदर, ठीक है। ये आंसर लिखना था। जैव क्षमता किसे कहते हैं, रिस्पिरेशन के बारे, मतलब यहाँ पे सब्सन दे रहेगा ना, सब्सन के आधार पर आपको बताना है कि जो जैव क्षमता क्या होती है। किसके आधार पर बताओगे आप, सब्सन के आधार पर बताओगे कि जैव क्षमता क्या होती है, ठीक है। लिख लेना ना, इसका क्या है 21 23 21 23। जैव क्षमता इसका मतलब होता है ना, जो वर्णन करते हैं पूरी श्रेष्ठता है 6 7 बाहर निकालते हैं, तो उसको ऊपर क्या बोलेंगे, उसको जैव क्षमता कहते हैं, जिसे जैव क्षमता कहते हैं। अपनी पूरी क्षमता के साथ में वायु की वह मात्रा है ना, वायु की वह मात्रा जिसे हम पूरी चेष्टा के साथ में अगर ग्रहण करते हैं और पूरी चेष्टा के साथ में बाहर निकालते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जैव क्षमता कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या था आपका, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स का नामांकित चित्र बनाइए। किसका चित्र बनाना आपको, न्यूरॉन का चित्र बनाना, ठीक है। आपने बनाया होगा न्यूरॉन का चित्र इस प्रकार का। इस तरह आपको न्यूरॉन का नाम चित्र बनाना, जिसमें क्या किसी आपका क्या होगा, वैसे क्या रहता है, आपको कोशिका रहता है, इसका क्या दिमाग में क्या रहता है, दिमाग में, तो इतनी दिमाग में क्या आपको स्वान कोशिका मिलती है, शांत कोशिका, स्वान कोशिका क्या है, इस तरह की कोशिका आपको नाम किसी को रहता है, आपको स्वान कोशिका मिलती है, क्या होगी, स्वान कोशिका, स्वान कोशिका है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका, ये केंद्र है, नामांकित चित्र बनाता है ना। और यहाँ पे क्या है आपका, कोशिका द्रव्य बना हुआ, क्या बना हुआ यहाँ पे आपका, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसको बोलते हैं कोशिका बॉडी ना, सेल बॉडी, क्या आपकी सेल बॉडी। ये क्या आपके देखो पूरा चित्र बनाना था, ठीक है, तंत्रिका बताना था, ठीक है। तो ये आपका नामांकित चित्र था, ये हो गया आपके। इसके बाद में क्या प्रश्न था, देखो यहाँ पे, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ रहा था, ठीक है। 14 प्रश्न क्या है, अपन इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, अगर ना आपने अगर अच्छे आंसर किए होंगे, आपको बताना कि मैंने जितनी यहाँ पे आपको प्रश्न करवाया, ठीक है। प्रश्न कितनी करवाया देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे प्रश्न करवाया आपके, क्वेश्चन नंबर जो पहला था तो उसके कुल कितने प्रश्न थे, 10 प्रश्न थे। कौन से थे, ऑब्जेक्टिव थे, 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव करवाया मैंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, और क्वेश्चन नंबर सेकेंड के कितने प्रश्न करवाए, आपके रिक्त स्थान वाले थे ना, तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके करवाए हैं 4 प्रश्न करवाए। और क्वेश्चन नंबर जो तीसरा था वो एक नंबर के प्रश्न थे ना, तो एक नंबर के मैंने यहाँ पे कितने प्रश्न करवाए, 6 प्रश्न करवाए, ठीक है, लगभग 6 नंबर से प्रश्न करवाए, ठीक है। अब आपको बताना है आपको यहाँ पे टोटल कितने नंबर का हो रहा है, सभी प्रश्न एक नंबर के थे, और 20 मार्क्स का था। यहाँ पे कितने नंबर का था, 20 मार्क्स का था। तो आपको लास्ट में कमेंट करके बताना कि 20 मार्क्स में से आपका इसमें से कितनी राइट गए और कितनी गलत गए, ठीक है। अगर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं ये वीडियो बाद में बना दूंगा इनके ऊपर, है ना, पूरा पेपर है ना आपका सॉल्यूशन करके मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। और यहाँ तक आज इतना ही वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू। पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब एक बार कर देना, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, आपके लिए यूजफुल रहे, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कर देना ना, एक लाइक ये वाला, इसको बोलते हैं ना घंटे वाला लाइक, एक लाइक करना है, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा रहा और आपका सपोर्ट मिला तो और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करना है, साथ में आपको क्या करना है, शेयर भी करना है, और पूरा वीडियो को देखना है तो अच्छी बात है, ठीक है। और आपने अच्छे प्रश्न किए होंगे, लग रहा है कि इसमें से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिखना है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, 20 में से कितने आ रहे हैं, टोटल में से कितने आ जाएंगे वो बताना है, लेकिन 20 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, ठीक है। तो 20 में से आपके जितने भी नंबर आए आपको कमेंट भी मुझे बताना है कि हमारे 20 में से इतने इतने नंबर आए, ठीक है। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए